बात 1980 के दशक की है, जब फिल्म प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी। निर्देशक राज कपूर अभिनेता ऋषि कपूर के चेहरे पर एक हारे हुए प्रेमी की मायूसी, उदासी और लाचारगी देखना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी राज कपूर को ऋषि कपूर के चेहरे पर वो भाव नहीं दिख रहे थे। राज कपूर के सब्र का बांध टूट गया और पूरी यूनिट के सामने वो ऋषि कपूर पर चिल्लाकर बोले, मुझे यूसुफ चाहिए, चेहरे पर वही दर्द चाहिए जो ऐसा शॉट देते हुए यूसुफ की आंखों में होता, वही सच्चाई। राज कपूर यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की बात कर रहे थे। यह किस्सा दिलीप कुमार की आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शेडो में दर्ज है। ये दर्शाता है कि बतौर अभिनेता दिलीप कुमार अभिनय के किस ऊंचे पायदान पर थे कि राज कपूर जैसा शोमैन अपने बेटे को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की मिसाल देता था। 11 दिसंबर 1922 को मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार अपने परिवार के साथ 30 के दशक में मुंबई आ गए थे। बॉम्बे आए तो लड़कपन वाले यूसुफ की हसरत दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनने की थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया में ले आई। यहाँ आते ही एक पठान कारोबारी का 22 साल का शर्मिला बेटा यूसुफ दिलीप कुमार बन गया। 1970 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने खुद पर ही चुटकी लेते हुए कहा था, पिटाई के डर से मैंने यह नाम रखा। मेरे पिता के दोस्त थे बशेश्वर नाथ, जिनके बेटे पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में काम करते थे। मेरे पिता अक्सर उनसे शिकायत करते कि तुम्हारा बेटा नौजवान है, सेहतमंद है, लेकिन नौटंकी में काम करता है। वो फिल्मों के खिलाफ थे। जब मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी, 2-3 नाम मेरे सामने रखे गए, यूसुफ, दिलीप कुमार, वासुदेव। मैंने कहा कि भाई यूसुफ मत रखिए, बाकी कुछ भी रख दीजिए। 2-3 महीने बाद जब एक फिल्मी इश्तिहार में मैंने अपना नाम देखा तो मालूम हुआ कि अब मेरा नाम दिलीप कुमार है। अपनी किताब में दिलीप कुमार ने उस दिन का पूरा ब्यौरा दिया जब उन्हें पहला ऑफर मिला। 1942 की एक शाम नौकरी की तलाश में यूसुफ बॉम्बे टॉकीज के चर्च गेट स्टेशन से दादर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मसानी पर पड़ी, जो कभी उनके कॉलेज आए थे। वो उन्हें अपने साथ बॉम्बे टॉकीज ले गए कि शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। बॉम्बे टॉकीज में यूसुफ की मुलाकात देविका रानी से हुई, जिन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि उर्दू आती है। जवाब मिला हाँ। देविका रानी ने तपाक से कहा, क्या तुम एक्टर बनोगी? 1250 रुपये मिलेंगे हर महीने। मुझे पढ़े लिखे युवा और खूबसूरत एक्टर की तलाश है। जब 1944 में आई फिल्म ज्वार भाटा में देविका रानी ने उन्हें पहला मौका दिया तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा सितारा अपनी शुरुआत कर रहा है जिसे अपनी आने वाली पीढ़ियां सलाम करेगी। दिलीप कुमार उस अदाकारी का चेहरा बने जो सहज और नेचुरल थी। लोग अक्सर कहते हैं कि अपने किरदार में खो जाने का फ़न कोई दिलीप कुमार से सीखे। 1955 में आई देवदास में एक सीन था जहां थका हारा और शराब के नशे में धुत देवदास आता है और दुखी चंद्रमुखी कहती है, और मत पियो देवदास। फिल्म के सेट पर वैजयंतीमाला अपने डायलॉग के साथ तैयार थी, पर दिलीप कुमार कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तब कैमरामैन ने बताया कि दिलीप साहब काफ़ी देर से लगातार सेट के चक्कर लगा रहे हैं। दिलीप कुमार ने कैमरामैन को तैयार रहने के लिए कहा था, ताकि जब उनकी एंट्री हो तो वाकई थके हुए लोग और उनके माथे पर पसीने और थकान की असल लकीरें हों। ये बातें वैजयंतीमाला ने दिलीप कुमार की किताब में साझा की और लिखा कि सीन में दिलीप कुमार को इस तरह देखा तो बरबस ही मेरे मुंह से निकला, और मत पियो देवदास। तो भाव और मेरे चेहरे पर कभी नहीं आता अगर मेरे सामने दिलीप कुमार इस तरह लड़खड़ाते हुए नहीं खड़े होते। मेथड एक्टिंग दिलीप कुमार की खूबी थी, लेकिन पर्दे पर वो बहुत सहज नजर आते थे। देवदास जैसी तकनीक उन्होंने फिल्म गंगा जमुना के उस मुश्किल सीन में अपनाई जहां उन्हें गोली लग चुकी होती है और उन्हें लड़खड़ाते हुए गांव के पुश्तैनी घर में ढेर हो जाना होता है। 1960 में आई फिल्म कोहिनूर भी उनकी लगन की मिसाल है। फिल्म के गाने मधुबन में राधिका नाचे रे में दिलीप कुमार को सितार बजाना था, जो आसान नहीं है। इधर फिल्म की शूटिंग चलती रही, उधर दिलीप साहब उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान से तालीम लेते रहे। गाने में जिस महारत से सितार पर दिलीप कुमार की उंगलियां चलती है, वो उसी मेहनत का नतीजा था। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन उनकी एक्टिंग रेंज गजब की थी। महबूब खान की 1954 में आई फिल्म अमर में एंटी हीरो का रोल उन्होंने बखूबी निभाया था। इसी तरह जिया सरहदी की फिल्म फुटपाथ में दिलीप कुमार ने ब्लैक मार्केटियर का रोल किया था। दोनों ही फिल्मों में नैतिक द्वंद्व में फंसे शख्स की कहानी उन्होंने आँखों और आवाज़ के उतार चढ़ाव के जरिए पेश की, जो उनकी खूबी थी।
कैमरे की ओर पीठ करके धीमी आवाज़ में डायलॉग बोलना, जहां बिना देखे भी आप उनके दिल का हाल समझ जाएं, और अपने दाएं हाथ के इस्तेमाल वाला उनका स्टाइल काफ़ी मशहूर हुआ। ये कम ही लोग जानते हैं कि दिलीप साहब गाते भी थे। बीबीसी को 1970 में दिए इंटरव्यू में उन्होंने खूबसूरत गज़ल सुनाई थी। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर में लता मंगेशकर के साथ उन्होंने गाना भी गाया। उर्दू समेत कई ज़बानों पर उनकी पकड़, सधा हुआ अभिनय, सेट, स्क्रिप्ट, निर्देशन से लेकर मेकअप तक दिलीप कुमार की महारत पर्दे पर उनके काम में साफ झलकती थी। दिलीप साहब की गंगा जमुना और मुगले आजम लगभग एक साथ शूट हो रही थी। एक रोल उर्दू बोलने वाले कोमल शाही राजकुमार का, तो दूसरा भोजपुरी बोलने वाला गांव का डकैत। गंगा जमुना जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले से लेकर लोकेशन ढूंढना, डायलॉग लिखने तक का काम वो खुद करते थे। फिल्म आदमी का निर्देशन यूं तो भीम सिंह ने किया था, लेकिन फिल्म की अभिनेत्री वहीदा रहमान भी कह चुकी हैं कि तकरीबन सारा काम दिलीप कुमार ने खुद किया था। एक समय ट्रेजेडी किंग का टैग इतना हावी हो गया था कि दिलीप कुमार को फिल्म प्यासा के लिए गुरुदत्त का रोल ठुकराना पड़ा था। ट्रेजिक भूमिकाओं का उनकी निजी जिंदगी में इतना असर हुआ कि उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, ट्रेजेडी वाली कहानी का असर देर तक मन पर रहता है। सोचिए कि रोज़ सुबह स्टूडियो आना है और वही रोने मरने वाला सीन। आपको पता है कि जिसने माँ का रोल किया है वो जिंदा है। इनका नाम ललिता पंवार है। अभी इन्होंने पेट भर के खाना खाया है, लेकिन फिल्म में आपको उसी माँ के मरने का मातम मनाना है। एक तरह से अपने नर्वस सिस्टम को सजा देने वाली बात है। बदनसीबी की मुहर सी लग गई थी। मैंने ब्रिटेन जाकर ड्रामा से जुड़े लोगों से बात की, मनोवैज्ञानिक से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि कॉमेडी एक्शन की फिल्में करिए। तब मैंने आज़ाद, कोहिनूर, राम और श्याम जैसी फिल्में की। 1966 में दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की। उनकी प्रेम कहानी काफ़ी दिलचस्प है। यूँ तो मधुबाला और दिलीप कुमार में भी गहरा रिश्ता रहा, लेकिन मुगले आजम तक आते आते ये रिश्ता खत्म हो चुका था। उनसे आखिरी मुलाकात को याद करते हुए दिलीप कुमार ने अपनी किताब में लिखा, सायरा से निकाह के बाद की बात है, मधुबाला का फ़ोन आया कि वो फ़ौरन मुझसे मिलना चाहती है। जब मैं उनसे मिलने गया तो मधु को देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली कि आखिर हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई। वो कुछ निजी मामलों में मेरी सलाह चाहती थी। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। 23 फरवरी 1969 को मधु की मौत हो गई। हालांकि उनकी निजी ज़िंदगी में उस समय खलबली मच गई थी जब 1982 में दिलीप कुमार ने अस्मा रहमान नाम की एक महिला से शादी कर ली, जिसका उन्होंने बाद में अफसोस भी जताया। 1976 में सायरा बानो के साथ आई फिल्म बैराग में वो 54 साल के हो चुके थे। अगले कुछ सालों तक उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाए रखी। उनकी दूसरी पारी 1981 में आई क्रांति और 1982 में आई विधाता से शुरू हुई, जिसके बाद कर्मा, मशाल, शक्ति और सौदागर जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। फिल्म मशाल का वो सीन हमेशा याद आता है जहां एक पत्रकार दिलीप कुमार तेज़ बारिश में एक सुनसान सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है ताकि दर्द से तड़पती अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा सके। उनकी आवाज़ सीन खत्म होने के बाद देर तक कानों में गूंजती रहती है। 1991 में आई सौदागर के समय दिलीप कुमार 69 साल के थे। दोस्ती और दुश्मनी के जज्बे के बीच झूलते वीर सिंह के रोल में उनकी अदायगी की खनक और ठसक बिल्कुल बरकरार थी। साथ ही लोगों को 30 साल बाद दिलीप कुमार और राजकुमार को साथ देखने का मौका मिला। 1998 में उन्होंने रेखा के साथ डबल रोल किया। ये फिल्म दिलीप कुमार की सल्तनत का आखिरी किला साबित हुई। दिलीप कुमार राज कपूर, अशोक कुमार, महबूब खान, बिमल रॉय, देवानंद प्राण और यश चोपड़ा जैसे दिग्गजों के बेहद करीब थे। दिलीप कुमार जिंदगी के आखिरी लम्हों में अक्सर अपने इन दोस्तों को याद किया करते थे। दिलीप राजदेव की तिकड़ी एक समय हिंदी सिनेमा की जान हुआ करती थी।